आरपीएफ रूल 70-72 में बैठने वाले परीक्षार्थी ध्यान दें। जो हमारा यह आज का वीडियो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने यह बताया था कि आप सीवीटी एग्ज़ाम कैसे देंगे और मेरे साथ आपने सीवीटी एग्ज़ाम भी दिया था, यानी प्रैक्टिस किया था आपने। और आज फिर हम एक बार क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे और मैं सीवीटी के बारे में बताते भी जाऊंगा और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। तो एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए और प्लेन पेपर में 1 से लेके 100 तक लिख लीजिए, ताकि जो 4 ऑप्शनों में से मैं बनाऊं आप भी अपना बनाएं। और जब एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर मिलाएंगे। मिलाने के बाद यह देखेंगे कि आपने 100 क्वेश्चनों को हल किया तो 100 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आप लाए। जबकि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 80 क्वेश्चन ही हल करने होंगे, 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 में सिर्फ 80 क्वेश्चनों को ही हल करने हैं। लेकिन यहाँ पे हम 100 का प्रैक्टिस कराएंगे, 100 का 60% यहाँ पे लाएंगे, यानी 60% मार्क्स, यानी 60 नंबर 60 में पास हो जाएंगे। और वहाँ पे 80 का 60% यानी सिर्फ 48 मार्क्स पास करने के लिए लाने होंगे। तो हम एग्ज़ाम शुरू करते हैं, मेरे साथ आप भी दीजिए। ये देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका स्क्रीन दिखाई देगा। चूँकि ये हमने चेतन आईएएस एकेडमी के सहयोग से हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनका ये साइट है। तो एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल डालिए, जैसे अपना मैंने ईमेल ऑलरेडी पहले से डाल रखा है, अपना ईमेल यहाँ पे डालिए। ईमेल डालने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये नेक्स्ट ऑप्शन पासवर्ड का है। आप अपना पासवर्ड डालिए, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। जो पासवर्ड है, पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, या आपका रोल नंबर हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या एग्ज़ाम के लिए विभाग जो आपको आवंटित करेगा वो आप डालेंगे। तो हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और फिर हम लॉगिन करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। जब हम लॉगिन करेंगे तो पेज हमारा इस तरह से कुछ खुलेगा। यह पैटर्न कुछ चेंज भी हो सकता है, इसलिए कि यहाँ कोचिंग वालों ने एक डेमो बना रखा है और आप एग्ज़ाम में जाएंगे थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट का बटन क्लिक किए तो नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस खुलेंगे। इंस्ट्रक्शंस जो होगा वो अंग्रेजी में भी होगा और हिंदी में भी होगा। इंग्लिश में जैसे इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे इस तरह का आकृति दी गई, डेट मीन्स यू हैवंट विजिट द क्वेश्चन येट, यानी कि आप तक अभी तक आपने प्रश्न पे नहीं गए। इस तरह का यदि आकृति बना रहेगा तो यू हैवंट आंसर्ड द क्वेश्चंस, डेट मीन्स आपने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया है। इस तरह का ग्रीन होगा तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, डेट मीन्स आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। यदि इस तरह से पर्पल कलर में रहेगा यू हैवंट आंसर्ड द क्वेश्चंस बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू, डेट मीन्स आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। इस तरह से ऑप्शंस होगा तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू, यानी कि आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। इस तरह से दिए रहेंगे। और भी ऑप्शन दिए हैं कि आपके दाहिने और घड़ी लगी रहेगी, उसके बाद आपको और इंस्ट्रक्शंस दिए गए डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे कि ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप with 4 alternative response answers. All questions shall carry equal marks, that is 1 marks each. A candidate shall be awarded 1 mark for each correct answer. 1/3 mark will be deducted for each
answers if you answers incorrectly, then negative marking is there. No marks shall be awarded or deducted for questions not attempted. Questions paper shall consist of two groups, that is group A and group B. Group A shall consist of 10 questions on official language, policy and rules. It shall not be compulsory to attempt questions from this group. Group B shall contains 90 questions. Candidate should be asked to attempt any 80 questions from the 100 questions. If a candidate decide not to answer any questions from group A, he has to answer 80 questions out of 90 questions from group B. If the answers all the questions from group A, he has to answer only 70 out of 90 questions from B. If he answers only 5 questions from group A, he has to answer 75 out of 90 questions from group B. If a candidate attempts more than 80 questions, his excess answers of the last questions from group B shall not be evaluated. कहने का मतलब ये है कि ग्रुप ए जो है वो राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित है और जिसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं जो अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप बी जो है उसमें 90 प्रश्न हैं और इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, जिसमें से आपको केवल 80 ही बनाने हैं। यदि आप ए से सभी प्रश्नों का आंसर दे देते हैं तो ग्रुप बी से सिर्फ आपको 70 ही क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे ताकि 70 10 80 हो जाए। यदि आप ग्रुप ए के 5 क्वेश्चनों का जवाब देते हैं तो ग्रुप बी के 75 क्वेश्चन यानी दोनों मिला के 80 क्वेश्चन होने चाहिए। 80 से ज़्यादा का जवाब ना दें। यदि 80 से आप ज़्यादा का जवाब देंगे तो जो लास्ट का बी ग्रुप का होगा वो नहीं जांचा जाएगा और आपको नुकसान हो सकता है। सही उत्तर देंगे तो 1 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देंगे तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अब ये सब इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, वहाँ पढ़ने का समय भी रहेगा एग्जाम हॉल में। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ये इस तरह से खुलेगा। एग्ज़ाम में वहाँ पे ग्रुप ए दिया रहेगा और नीचे रहेगा ग्रुप बी। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो राजभाषा से हैं और ग्रुप बी में अन्य विषयों से रहेंगे। चूँकि यहाँ पे कोचिंग वालों ने बना रखा है 1 से लेके 100 तक कंटिन्यूएशन में लगातार है। एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है ग्रुप ए का अलग, ग्रुप बी का भी 100, या कभी कभी जो एजेंसियाँ रहती है एग्ज़ाम लेने वाली वो 1 से लेके 100 क्वेश्चन भी दे देता है। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए यहाँ हमारे एक घड़ी चल रहा है, एक घड़ी चल रहा है, ये आंसर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें ये भी दिया गया है कि जैसे यदि हम कोई भी टिक लगाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा। अभी हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी दिया गया बटन। ये यदि हमने एक बार आंसर दे दिया है जिसको मिटाना है तो क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। आगे बढ़ने के लिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ताकि बढ़ते जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आप भी शुरू करिए। टाइमिंग मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अभी देखिए 1.5 घंटे 1 घंटे 28 मिनट बचे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वह भाषा कौन सी है जिनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में विचार संपर्क स्थापित किया जा सकता है? वह भाषा कौन सी है जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में विचार संपर्क स्थापित किया जा सकता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से आप दीजिए, आप अपना आंसर दीजिए, मैं अपना आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए राजभाषा से रिलेटेड है। राजभाषा के दृष्टिकोण से भारत कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में। तो आप अपना आंसर दीजिए, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में मिलाएंगे किसका कितना सही होता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1965 में, 1963 में, 1964 में, 1956 में। तो हमने अपना आंसर दिया, आप भी दीजिए। जो नहीं जानेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
जो संविधान की 8वीं अनुसूची है में कितनी भाषाएं हैं? 20 भाषाएं हैं, 21 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से 22 भाषाएं हैं, मैं दे रहा हूँ, आप अपना आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम जब आंसर दे रहे हैं तो ग्रीन होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है कि आपने 4 आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य राजभाषा की दृष्टि से किस क्षेत्र में आता है? केरला राज्य राजभाषा की दृष्टि से किस क्षेत्र में आता है? क क्षेत्र में, ख क्षेत्र में, ग क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक ग क्षेत्र में मेरे ख्याल से। आप अपना आंसर दीजिए। 7 नेक्स्ट। ये देखिए राजभाषा संबंधी कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय आयोजित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। राजभाषा संबंधी कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय आयोजित करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजभाषा आई थिंक गृह मंत्रालय लगता है हमें। आप अपना बनाइए। अगला देखिए, गुजरात भाषाई दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? गुजरात क क्षेत्र में, ख क्षेत्र में, ग क्षेत्र में, कोई नहीं। गुजरात भाषाई दृष्टिकोण से गुजरात में किस क्षेत्र में आता है? गुजरात किस क्षेत्र में आता है? आई थिंक ख क्षेत्र में आता होगा, मैं बना रहा हूँ, आप बनाइए। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? क क्षेत्र में, ख क्षेत्र में, ग क्षेत्र में, कोई नहीं। अंडमान निकोबार आई थिंक क क्षेत्र में आता है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 14 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक 14 सितंबर को मनाया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा और लिपि का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा और लिपि का उल्लेख किया गया है? 342 में, 343 में, 344 में, 345 में। तो आई थिंक ये देखिए, यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है, चूँकि अनुच्छेद है, संविधान का आर्टिकल है, यदि इसमें कोई कन्फ्यूज है तो आप छोड़ सकते, नहीं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 343 श्योर लग रहा है, तो मैं भर दे रहा हूँ। ये इस तरह से देखिए, हमने अभी तक में राजभाषा के 10 क्वेश्चनों को हमने हल आसानी से कर दिया। राजभाषा बहुत ही छोटा सिलेबस है, आप आराम से 10 क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, और आपके पास होने में ये 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो राजभाषा है से संबंधित अधिनियम है, नियम है, उसको आप आसानी से पढ़िए, और बहुत ही छोटा है, और आत्मसात कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया? धारा 2 क CRPC, धारा 2 ख CRPC, धारा 2 ग CRPC, धारा 2 घ CRPC। देखिए कौन सा है। तो मेरे ख्याल से पहला लग रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। 7 नेक्स्ट क्या? आगे देखिए CRIS का फुल फॉर्म क्या है? चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रेलवे बोर्ड से जो भी लेटर्स आते हैं लेटेस्ट में, जो पिछले बार इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज के हैं, पूछता है, या रेलवे बोर्ड से लेटर वगैरह आते हैं। तो CRIS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंटेलिजेंस सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे। चलिए, मैं पहला लग रहा है हमें कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, CRIS मारता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चंस हैं, भारतीय राष्ट्रीय गीत के गाने में यदि कोई रुकावट डालता है तो उसे दंडित किया जाएगा। राष्ट्रगान यदि कोई गा रहा है, यदि उसमें कोई रुकावट डालता है तो उसे दंडित किया जाएगा 3 साल के कारावास से, 3 साल के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से, 5 साल के कारावास से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन 3 वर्ष का कारावास या जुर्माने से अथवा दोनों से हमें लग रहा है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपना दीजिए। अगला क्वेश्चन है, RPF अधिनियम की किस धारा में बल सदस्य के द्वारा किए गए कार्य की बचाव के बारे में उल्लेख है? RPF अधिनियम की किस धारा में बल सदस्य के द्वारा किए गए कार्य की बचाव के बारे में उल्लेख है? धारा 20 में, धारा 17 में, धारा 12 में, धारा 15 में, किस में है? देखिए, यदि आपने RPF एक्ट का अध्ययन किया होगा तो ये आसानी से बन जाएगा किस में है। तो आई थिंक धारा 20 है मेरे ख्याल से, आप देखिए। अगला क्वेश्चन है,
लेवल क्रॉसिंग में बाधा डालना रेलवे एक्ट की किस धारा में वर्णित है? लेवल क्रॉसिंग जो एलसी गेट होता है उसमें यदि कोई रुकावट डालता है तो उसमें रेलवे एक्ट की किस धारा में दंड के बारे में प्रोविजंस है? तो धारा 172, धारा 161, धारा 173, धारा 176, इसमें देखिए किस में है? लेवल क्रॉसिंग में बाधा डालना तो मेरे ख्याल से 176 लग रहा है। अब देखिए आप बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट एड से रिलेटेड है। प्राथमिक उपचार विधि में ABC जो फर्स्ट एड है सिस्टम, जो फर्स्ट एड हम करते हैं किसी का, उसमें ABC में C का अर्थ क्या होता है? C का मतलब सेंट्रल या सर्कुलेशन या सर्किट या कोई नहीं। ABC देखिए कौन सा होगा इसमें? आई थिंक हमें लगता है सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होगा। सी सर्कुलेशन। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? धारा 120A, धारा 120B, धारा 124A, धारा 124B। कौन सा? राजद्रोह को बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक C नंबर है। 7 नेक्स्ट। नियम 153 के तहत एक अनुशासनात्मक कार्रवाई में बचाव सहायक को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। जो RPF रूल 153 है उसके अंतर्गत जो डायरेक्शन होता है यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसमें जो हमारा बचाव करता है सहायक के रूप में जाना जाता है। क्या फ्रेंड के रूप में, दोस्त जाना जाता है, हेल्पर के रूप में जाना जाता है, सहायक के रूप में जाना जाता है, वकील के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है बताइए? तो आई थिंक फ्रेंड के रूप में जाना है, तो दोस्त। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 7 नेक्स्ट। क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन विभाग का मुखिया कौन होता है? क्षेत्रीय स्तर पर जोनल लेवल पे परिचालन विभाग का मुखिया यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का मुखिया कौन होता है? चीफ कौन होता है? पहला PCPO, दूसरा सीनियर DOM, तीसरा सीनियर DCM, चौथा PCOM। कौन होता है? यानी कि चौथा लग रहा है PCOM। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास के लिए दंड को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास के लिए दंड को वर्णित किया गया है? धारा 503, धारा 506, धारा 383, धारा 384, किसके तहत किया गया है? बनाइए आप, देखिए माइंड में आ रहा है, बनाइए। यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मत बनाइए, इसलिए कि यदि आप बना देंगे तो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाने से फिर एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग हो जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए, हमें भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं तो हम इसको कर देते हैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए। देखिए, जिसे हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए किया, यहाँ देखिए पर्पल में आ गया, यानी कि हमने छोड़ के रखा है इसको, हमको कन्फ्यूज़न है उसमें। अगला देखते हैं, टाइम ना गवाएं। नेक्स्ट, RPUP एक्ट के किस धारा में अपराधों को संज्ञेय न होना वर्णित है? RPUP एक्ट की किस धारा में अपराधों का संज्ञेय न होना वर्णित है? धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 7 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें किस में है? देखिए, RPUP एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो आई थिंक धारा 5 है, तो हमने दिया। 7 नेक्स्ट किए। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग मुख्य रूप से निम्न में से किस वर्ग की आग को बुझाने में किया जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका हम यूज जो करते हैं फायर को बुझाने, आग को बुझाने में, वो किस तरह के आग में करते हैं? A क्लास की आग में, E क्लास की आग में, D क्लास की आग में, A एंड D दोनों क्लास की आग में, किस में करते हैं हम? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फायर फाइटिंग से संबंधित है। तो E क्लास की आग में मेरे ख्याल से, आप देखिए अपना आंसर क्या है। 7 नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव, निर्देश जारी करने का अधिकार इनमें से किसके पास है? जो निर्देश है जारी करने का अधिकार किसके पास है? महानिदेशक के पास है, मुख्य सुरक्षा आयुक्त के पास है, मंडल सुरक्षा आयुक्त के पास है, सहायक सुरक्षा आयुक्त के पास है? तो आई थिंक महानिदेशक के पास है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि जो छुआछूत है उसका अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 का 1 में, अनुच्छेद 21 का 1 में, अनुच्छेद 17 में। अनटचेबिलिटी, आई थिंक अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष रेल कर्मचारी को कितने दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है? जो पुरुष रेल कर्मचारी है उसको कितने दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है? 20 दिनों का, 25 दिनों का, 30 दिनों का, 15 दिनों का? कितने दिनों का दिया जाता है पितृत्व अवकाश? आई थिंक 15 दिनों का दिया जाता है पैटर्निटी लीव। अगला क्वेश्चन देखिए, नामांकित बल सदस्य का मतलब क्या होता है? नामांकित बल सदस्य का मतलब आरक्षी होता है, आरक्षी एवं प्रधान आरक्षी होता है, आरक्षी से निरीक्षक तक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो आई थिंक कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये सदस्य है, ये सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है कि मुख्यमंत्री करता है? आई थिंक राष्ट्रपति ही करता है सबकी नियुक्ति। 7 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आईईडी एक्सप्लोजिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईईडी का कौन सा घटक एक पावर सोर्स का कार्य करता है? आईईडी का कौन सा घटक एक पावर सोर्स का कार्य करता है? फ्यूज, कंटेनर, बैटरी, स्विच, कौन सा करता है इसमें? तो आई थिंक बैटरी करता है। हम बैटरी मार रहे हैं, देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम की किस धारा में रेलगाड़ी की छत, सीढ़ियों तथा इंजन के ऊपर यात्रा करने को अपराध माना गया है? यदि आप रेलगाड़ी की छत पे यात्रा करते हैं, सीढ़ियों पे यात्रा करते हैं, उसके इंजन के ऊपर यात्रा करते हैं कोई भी आदमी, तो इसमें अपराध माना गया धारा 154 के तहत, धारा 155 के तहत, धारा 156 के तहत, धारा 157 के तहत। इनमें से कौन सा? देखिए, आपने फील्ड में केस बनाया होगा, जाते होंगे, किसमें देखिए। आई थिंक धारा 156 के तहत। बहुत सिंपल है। 7 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लग रहा है। क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेबन है, सिगमॉन्ड है, फ्रॉड है, सिगमॉन्ड फ्रॉड है, सेल्डन है, हुर्टन है? यदि ये क्वेश्चन यदि कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो बिल्कुल ना बनाएं। जिसे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है तो आप इसको छोड़ दीजिए, हम छोड़ देते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे लिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि बल के सदस्य के सामान्य कार्य और जिम्मेदारियां आरपीएफ नियम 1987 में परिभाषित की गई है। बल के सदस्य के सामान्य कार्य और जिम्मेदारियां आरपीएफ नियम 1987 में परिभाषित की गई है। किस में? नियम 41 में, नियम 7 में, नियम 42 में, नियम 3 में। आपने नियम पढ़ा होगा। देखिए कौन सा अच्छा है, कौन सा होगा इसमें? देखिए आई थिंक धारा 41 लग रहा है हमें। अगला क्वेश्चन है कि पॉस्को अधिनियम के किस भाग में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? पॉस्को अधिनियम के किस भाग में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 11 में? किस में किया गया है? पॉस्को अधिनियम के किस भाग में यौन उत्पीड़न? याद है तो बनाएं, यदि गलती लग रहा है तो आप छोड़ दें, नहीं तो आपका, इसलिए कि 100 क्वेश्चन है, 100 में सिर्फ आपको 80 के ही जवाब देने हैं। कौन सा है बताएं पॉस्को के? हमें तो धारा 11 लग रहा है, आप अपना दीजिए, नहीं जानते तो छोड़ दीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में किसी यात्री का ट्रॉली बैग चोरी हो जाता है तो यात्री कहाँ रिपोर्ट करेगा और मामले की जांच कौन करेगा? यदि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में किसी यात्री का ट्रॉली बैग चोरी हो जाता है तो यात्री कहाँ रिपोर्ट करेगा? जाहिर सी बात है जीआरपी में करेगा। पहला, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, आरपीयूपी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत की गई जांच न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है? आरपीयूपी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत की गई जांच न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है? न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है।
धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 का 1 के अंतर्गत, धारा 9 का 3 के अंतर्गत, धारा 9 के 4 के अंतर्गत कौन सा है? देखिए, तो हमें लगता है धारा 9 का 4 के अंतर्गत। आप बनाइए अपने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है विशेष घटना रिपोर्ट किस आरपीएफ नियम में बताया गया है? विशेष घटना रिपोर्ट, स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट, विशेष घटना रिपोर्ट किस नियम में बताया गया? धारा नियम 229 में, नियम 230 में, नियम 234 में, नियम 235 में, किस में बताया गया? आई थिंक 230 में। अगला क्वेश्चन, अपराध शास्त्र एक अध्ययन है। अपराध शास्त्र जो एक अध्ययन है, अपराध एवं आपराधिक व्यवहार का अध्ययन है, रीति रिवाजों का अध्ययन है, संस्कृति का अध्ययन है, दंड का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? अपराध शास्त्र जो है अपराध एवं आपराधिक व्यवहार का अध्ययन है। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश 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 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, 22 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, कौन सा होगा इसमें? देखिए आपका आंसर। हमें तो लगता है 18 वर्ष होना चाहिए। अब आप बनाएं। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था? 2002 में, 2000 में, 2005 में, 2007 में, किस वर्ष में आपदा प्रबंधन अधिनियम? देखिए, आपदा प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश को व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। किसे व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है? चेहरा और हाथ धोना, गंदा वस्त्र पहनना, सप्ताह में 1 बार नहाना, बिना दांत को साफ किए भोजन करना, कौन सा? व्यक्तिगत स्वच्छता, चेहरा और हाथ धोना। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की किस धारा के तहत अपराध माना गया है? सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की किस धारा के तहत अपराध है? धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत, धारा 6 के तहत, धारा 8 के तहत, किसके तहत है? सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक धारा 5 के तहत। अगला देखिए, आरपीयूपी एक्ट में बल अधिकारी से तात्पर्य है। आरपीयूपी एक्ट में बल अधिकारी से तात्पर्य आरक्षक से ऊपर, प्रधान आरक्षक से ऊपर, सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर, सहायक सुरक्षा आयुक्त से ऊपर, कौन सा होगा? आई थिंक सहायक उपनिरीक्षक, बल अधिकारी से तात्पर्य सहायक उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर, ये लगाई थी। देखिए, अभी तक हमने 40 का आंसर दे दिया है और 2 को हमने मार्क के लिए छोड़ा है। यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये कैटेगरी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए कि जो SC ST वाले हैं उसके लिए 80 क्वेश्चंस में सिर्फ पास होने के लिए 40 ही बनाने हैं रूल 70 के अंतर्गत। तो यदि आपने 40 बना दिया और ये 40 बिल्कुल सही है, आपको लगता है कि 40 बिल्कुल सही है, तो आप आगे ना बढ़ें, 40 में ही सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप और आगे जान रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन पूरा देखें, यानी कि 100 क्वेश्चन देखें और 100 में 80 को ही बनाएं, और आप जितना ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन पास होने का क्राइटेरिया 40 रहेगा। और सिर्फ 70 रूल की बात कर रहा हूँ। और जनरल या OBC यानी जनरल कैंडिडेट वो 48 पास होने के लिए 70 के तहत 48 नंबर उन्हें चाहिए ही चाहिए। और इसमें रिस्क नहीं लेना है, चूँकि माइनस मार्किंग है। जो रूल 72 है वो बना सकते हैं वो, इसलिए कि जितना ज़्यादा वो बनाएंगे उसको उतना अधिक मार्क्स आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 2000 में, 2014 में, 1988 में, 1990 में, किस में? आई थिंक 2000 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए, खतरनाक व विस्फोटक माल लोड वैगनों में किस प्रकार की सील लगाई जाती है? लाख सील लगाई जाती है, तार सील लगाई जाती है, मेटल सील लगाई जाती है, इनमें से कोई नहीं।
कौन सा लगाया जाता है? आई थिंक तार से लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करना अपराध है? रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करना अपराध है? धारा 141, धारा 143, धारा 144, धारा 162, कौन सा? 143 के तहत मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन है, आरटीटी का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आरटीटी यानी रनिंग ट्रेन थेफ्ट, ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन, रेल अधिनियम में क्षतिपूर्ति या हर्जाने का झूठा आवेदन करने पर कितना दंड का प्रावधान है? रेल अधिनियम में क्षतिपूर्ति या हर्जाने का झूठा आवेदन करने पर कितने दंड का प्रावधान है? 3 माह का कारावास है, 3 मास का कारावास या 500 रुपये जुर्माना है, या दोनों है, 6 मास का कारावास या जुर्माना है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? तो आई थिंक हमको लगता है कि 3 साल का कारावास, 3 महीने का कारावास या 500 का जुर्माना होगा। बी नंबर ऑप्शन लग रहा है हमें। अगला क्वेश्चन है, एक फायर बकेट में कितने लीटर पानी होती है? एक फायर बकेट में आई थिंक 9 लीटर पानी होती है, मैं बना रहा हूँ। तो आप देखिए ऑप्शंस आपके लिए है, एक फायर बकेट में कितने लीटर पानी होता है? 5 लीटर पानी, 9 लीटर पानी, 12 लीटर पानी, 18 लीटर पानी, आई थिंक 9 लीटर पानी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया? धारा 45, धारा 61, धारा 61, धारा 62, धारा 63, किसके तहत? आई थिंक धारा 62 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों के तहत की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा ऑप्शन समानता का अधिकार, किसके अंतर्गत किया गया है? देखिए किसके अंतर्गत किया गया है? आई थिंक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला देखिए, बल का समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन, बल का समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन किस में निहित होगा? जीएम में, डीजी में, पीसीएससी में, एडीजी में, किस में होगा? तो डीजी में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सदोष अवरोध को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? सदोष अवरोध को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 339, धारा 342, धारा 349, धारा 350, किसके तहत किया गया? तो आई थिंक 339 है, हमें ऐसा लग रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, मुजरिम को थाने से कोर्ट तक सुरक्षित लेकर जाना आरपीएफ की कौन सी ड्यूटी है? गार्डिंग ड्यूटी है, स्कॉटिंग है, पेट्रोलिंग है, पिकेटिंग है, कौन सा है? तो आई थिंक स्कॉटिंग ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन, एक रेलवे टिकट पर अधिकतम कितने यात्री यात्रा कर सकता है? एक रेलवे टिकट पर अधिकतम कितने यात्री यात्रा कर सकता है? 5 यात्री, 3 यात्री, 2 यात्री, 6 यात्री, आई थिंक 6 यात्री। अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ नियम किस पर लागू है? जो आरपीएफ नियम है वो किस पे लागू है? सिर्फ आरपीएफ पे है, सिर्फ आरपीएसएफ पे है, आरपीएफ आरपीएसएफ दोनों पे है, इनमें से कोई नहीं, दोनों पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य को, यानी मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड को वर्णित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड को वर्णित किया गया है? धारा 193 आईपीसी में, धारा 228 आईपीसी में, 323 आईपीसी में, 354 आईपीसी में, किस में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 193 आईपीसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बल सदस्य को रेल कर्मचारी माना जाएगा, बल सदस्य को रेल कर्मचारी माना जाएगा आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? बल सदस्य को रेल कर्मचारी माना जाएगा आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 12 में, धारा 14 में, धारा 11 में, धारा 10 में, किस में माना जाएगा? तो 10 में। आगे देखिए, बड़े दंड देने की प्रक्रिया आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में वर्णित है? बड़े दंड देने की प्रक्रिया आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में वर्णित है? नियम 157 में, नियम 158 में, नियम 159 में, नियम 153 में, किस में? बड़े दंड देने की प्रक्रिया, आई थिंक 153, चौथा नंबर ऑप्शन लग रहा है। 7 नेक्स्ट कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष व स्त्री दोनों को
समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार? अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 39B में, अनुच्छेद 39C में, अनुच्छेद 39D में, किस में है? यदि आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ये छोड़ सकते हैं। ABCD में कंफ्यूजन है, हम इसको छोड़ देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? लोक सेवक, बहुत इजी क्वेश्चन है। लोक सेवक को धारा 21, धारा 22, धारा 25, धारा 29, लोक सेवक आई थिंक धारा 21 है मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखिए आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में बल के गठन के बारे में वर्णन है? आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में बल का गठन? धारा 7 में, धारा 3 में, धारा 21 में, धारा 11 में, किस में है? बल का गठन के बारे में बताया गया, बल के गठन के बारे में धारा 3 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अपना आंसर मारिए। रेल सेवा आचरण नियम 1966, सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम में यह बताया गया है कि कोई भी रेल कर्मचारी ना तो दहेज देगा, ना लेगा, ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा? किस में बताया गया है? 15 में, 13 में, 17 में, 18 में, किस नियम में बताया गया? आई थिंक धारा नियम 18 में बताया गया है। 7 नेक्स्ट, फॉग कोहरा के समय गाड़ी पास करने के लिए सिग्नल से पहले कितने मीटर पहले 2 पटाखे लगाए जाएंगे? फॉग के समय गाड़ी पास कराने के लिए यानी करने के लिए सिग्नल से पहले कितने मीटर पहले 2 पटाखे लगाए जाएंगे? 15 मीटर, 100 मीटर, 75 मीटर, 275 मीटर, कितने मीटर पहले? वेरी इंपॉर्टेंट है। 275 आई थिंक। देखिए आपको यदि कन्फ्यूजन आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए मैं बदलना चाहता हूँ तो बदल सकते हैं, अभी बदल सकते हैं। देखिए कोई बदल सकते हैं। तो आई थिंक 275 है, मैंने ऑप्शन दिया, अपना दीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए आईपीसी की किस धारा के तहत गहरी चोट को परिभाषित किया गया है? आईपीसी की किस धारा के तहत गहरी चोट? आईपीसी 315, आईपीसी 320, आईपीसी 321, आईपीसी 120, कौन सा? गहरी चोट याद करिए, गहरी चोट आई थिंक आईपीसी 320 है। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिकायत को दूर किए जाने के बारे में आरपीएफ नियम में वर्णित है। व्यक्तिगत शिकायत को दूर किए जाने के बारे में आरपीएफ नियम में वर्णित है। रूल 109 में, रूल 1010 में, रूल 1111 में, रूल 1112 में, किस में? व्यक्तिगत शिकायतों को दूर किए जाने का किस में? आई थिंक 109 में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 15 से 35, अनुच्छेद 28 से 36। तो हमारा जो ऑप्शन है मैं देख रहा हूँ इसमें आई थिंक 12 से 35 है। बी नंबर ऑप्शन में बना दिया, आप बनाइए। 7 नेक्स्ट मैंने किया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 67, रेलवे सुरक्षा बल संशोधित अधिनियम 2003 कब लागू हुआ? रेलवे सुरक्षा बल संशोधित अधिनियम 2003 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2004, 1 जुलाई 2003, 1 मई 2003, 1 जुलाई 2003। तो ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें मैं 1 जुलाई 2004 ऑप्शन नंबर 4 7 नेक्स्ट किया। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का 1। तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद 19 का 1 है। मैंने 7 नेक्स्ट किया। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सेलोजिज्म से क्वेश्चन रिलेटेड है, रीजनिंग से है। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके पश्चात 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को पूर्णतः सत्य मानते हुए इसके आधार पर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना है, चाहे कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल ना खाते हों। कथन कहता है कुछ कुर्सियां मेज है, यानी कुछ कुर्सियां मेज है। दूसरा बोलता है कुछ मेज सोफा है, मेज जो है सोफा है। निष्कर्ष कहता है पहला कुछ मेज कुर्सियां हैं, दूसरा कुछ मेज सोफा नहीं है, तीसरा सभी सोफा मेज हैं, चौथा सभी मेज कुर्सियां हैं। ऑप्शन है आपके केवल 2, केवल 3, केवल 1, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। मैं बना रहा हूं, आप भी बनाइए।
आई थिंक मेरा लग रहा है ये केवल 1 होगा। आपका देखिए, यदि आप 70 रूल में बैठ रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे बच सकते हैं। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप 72 रूल में बैठ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 72 रूल में जो जितना ज़्यादा बनाएगा वो पास करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से बहुत लोग बचते हैं, लेकिन यदि आप इसे सीख जाएंगे बनाना तो आप आसानी से दूसरों से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसलिए इसे छोड़िए मत, 72 वाले खासकर। इसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बनाने के लिए, बहुत इजी है। इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो पानी में एक समान दिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं, यानी ABCD में ऐसे कितने लेटर्स हैं जो पानी में यदि उसको देखा जाए तो वो एक समान दिखेगा? 8 है, 7 है, 9 है, 12 है। यदि आप मिरर इमेज, जो वाटर इमेज, मिरर इमेज, इस तरह क्वेश्चन यदि बनाए होंगे रीजनिंग में तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं कौन सा है। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप छोड़ सकते हैं इसमें। तो आई थिंक 9 लेटर्स ऐसे हैं जो पानी में समान दिखते हैं, हमेशा लग रहा है। आपका पता नहीं आंसर क्या है। अगला देखिए, हमें यहाँ भी देखना, अभी तक हमने 67 बनाया है, हमें सिर्फ 80 ही बनाना है, 80 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें सिर्फ 80 बनाना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध वर्णित है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस में? देखिए किस में है ये? आई थिंक अनुच्छेद 23 में है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विशेष घटना घटित होने पर महानिदेशक महोदय को कितने घंटों के अंदर रिपोर्ट देनी होती है? विशेष घटना घटित होने पर DG महोदय को कितने घंटों के अंदर रिपोर्ट देनी होती है? 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक 24 घंटे में देना पड़ता है रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है? किसी घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पे होती है? देखिए क्लॉक्स दे दिया क्वेश्चन रीजनिंग का, 48, 24, 12, 18। आप बनाइए, देखिए इसको पॉज करके बनाइए, दिमाग लगाइए। किसी घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण बनाती है? कितनी बार? यदि आपको कन्फ्यूजन लगता है तो इसको हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देखिए, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाई गई? इस साल की नहीं है ये। स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाई गई? जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो कौन सा दिन था? शुक्रवार था, रविवार था, शनिवार था, सोमवार था? ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग का कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि 70 में बैठ रहे हैं तो दूसरा भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसलिए सिर्फ पास होने के लिए 60% ही मार्क्स चाहिए, 80 में 48 ही चाहिए। लेकिन यदि आप 72 में बैठ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के यदि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, 10 में सिर्फ मान लो आप 10 में 10 बना देते हैं तो आपकी सफलता उतनी ही अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसलिए रीजनिंग से अवॉइड मत करिए। स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाई गई है? शुक्रवार को, रविवार को, शनिवार को, सोमवार को? मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। आई थिंक मेरा आंसर शुक्रवार आ रहा है। सेव नेक्स्ट करते हैं। आपका आंसर पता नहीं क्या है। हेमा के पुत्र की बहन, हेमा के पिता के पुत्र की बहन, सॉरी, हेमा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। अरविंद से हेमा के पिता का क्या संबंध है? हेमा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। अरविंद से हेमा के पिता का क्या संबंध है? दादा है, चाचा है, भाई है, पिता है, कौन सा है? बनाइए इसको, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बनाइए। तो मेरा आंसर तो दादा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए 4 किलोमीटर जाते हैं, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए 4 किलोमीटर जाते हैं तो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तक की यात्रा की है? तो आपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तक की यात्रा की है? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर? ये डायरेक्शन का सवाल है। हमने अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में आपको डायरेक्शन संबंधित सवाल बनाने के लिए बताया था। इसको बनाइए, मैं बना रहा हूँ, चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा आंसर 5 किलोमीटर आ रहा है। अब पता नहीं आपका आंसर क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है।
उस शब्द को चुनिए जो विजातीय है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है, उस शब्द को चुनिए जो विजातीय है। सप्ताह, दिन, मंगलवार, महीना। सप्ताह, दिन, मंगलवार, महीना। आई थिंक मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर रीजनिंग का सवाल है। 9 है तो 16 हो गया है, 16 है तो 25 हो गया है, 25 है तो क्या होगा, बनाइए। देखिए 9 है तो 16 हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आई थिंक 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए मेरे ख्याल से। यदि हैप्पी को 66 और सौरव को 108 तो लाफ को क्या कहा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, रीजनिंग का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बनाइए इसको। यदि हैप्पी को 66 और सौरव SORRO को 108 तो लाफ को क्या कहा जाएगा। अब बनाइए। यदि कन्फ्यूजन है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू के लिए यदि कहेगा हमारे पास मात्र 80 बने 74 बना दिए हमने। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 10वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 10वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा है। V है, U है, W है, X है, कौन सा है। देखिए बनाइए। मेरा आंसर V आ रहा है, आपका आंसर देखिए क्या आ रहा है। देखिए 10 रीजनिंग का क्वेश्चन तक खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड जो है किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है। 4 से 8 से 8.4 होता है, पहला 3.2 से 6.4 होता है, तीसरा 5.2 से 8.7 होता है, चौथा 3.7 से 7.4 कितना होता है। यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप छोड़ दीजिए, मत बनाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। आईसीसी सिंगापुर है कि दुबई है कि मुंबई है कि बैंकॉक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। देखिए आई थिंक दुबई में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कानूनी मामलों में भारत सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है। कानूनी मामलों में भारत सरकार का मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री होता है कि राष्ट्रपति होता है कि महान न्यायवादी होता है कि महाधिवक्ता होता है, कौन सा होता है। कानूनी मामलों में भारत सरकार का मुख्य सलाहकार आई थिंक महान न्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का भाग 4 संबंधित है किससे। संविधान का जो भाग 4 है वो संबंधित है नीति निषेध तत्व से है कि मूल कर्तव्य से है कि उपरोक्त में दोनों से है या कोई नहीं। भाग 4 आई थिंक दोनों से है। देखिए हमने 79 बना दिया अभी तक। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचे हैं। में कितने महासागर हैं। वेरी सिंपल, विश्व में सागर कितने हैं। सागर कितने हैं विश्व में। विश्व में कितने सागर हैं। आई थिंक 5 सागर हैं। विश्व में कितने सागर हैं। 5 सागर हैं। अभी तक देखिए हमने 80 क्वेश्चंस को बना दिया है। हमने 80 क्वेश्चंस को बना दिया है। ये दिखा रहा है 80 क्वेश्चंस को जो हमने 80 क्वेश्चंस को हमने बना दिया है। अब हमें नहीं बनाना है, इसलिए कि 80 क्वेश्चंस को हमने बना दिया, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि जो मार्क आपने कर रखा है, जैसे ये देखिए ये सब मार्क कर रखा है कन्फ्यूजन के लिए, तो इसको कैसे आप बनाएंगे। जैसे आपने देखा 21 खोलिए, ये देखिए भारतीय दंड संहिता के तहत की धारा के अंतर्गत आपराधी का वित्रास के लिए दंडों का वर्णन किया गया है। यदि आपको ये लगता है कि बिल्कुल सही है जो आप जान रहे हैं ये, तो आप बना सकते हैं इसमें। यदि आपको लगता है कि बिल्कुल आपको सही है तो आप बना सकते हैं। यदि आपको नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट 79 पे जाइए, अगला जाइए। यदि ये आपको लगता है बना सकते हैं तो इसे बनाइए। यदि ये भी नहीं लगता है नेक्स्ट 59 पे जाइए। देखिए भारत संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है, किसके लिए दिया गया। यदि आपको ये लगता है इसमें से ये होगा तो आप ये कर सकते हैं, ये 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बन गया आपको। यानी हम देखते हैं इस प्रकार से तो 81 हो गया, लेकिन हमें 81 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 80 ही चाहिए। हम कोई भी 33 देखते हैं इसको। पॉस्को अधिनियम के किस भाग में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। ये देखिए, यदि आपको लगता है कि ये ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन बदलिए। देखिए बदल सकते हैं ऑप्शन, आप बदल सकते हैं, ऑप्शन को बदलना है, ठीक है, ऑप्शन को आप बदल दीजिए। यानी कि ये क्लियर रिस्पॉन्स भी यहाँ से कर सकते हैं, बदल दीजिए।
ऑप्शंस। यदि आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप बदल सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए मेरा 81 है, हमको 80 चाहिए, तो एक क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं। ये देखिए जिससे ये लग रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना सिगरेट किस धारा के तहत अपराध है, धारा 5 के तहत। तो हम ये कन्फ्यूजन लग रहा था, हम इसे क्लियर रिस्पॉन्स कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए हमारा 80 बन गया है। अब जब 80 बन गया है, अब हम देखिए हमने सिर्फ अभी 44 मिनट हमारे बचे हैं, मतलब 90 मिनट में हमने इतने कम समय बना लिया, अभी 44 मिनट हमारा बचा हुआ ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो CBT का एग्ज़ाम है, ये जो आपका 70-72 का एग्ज़ाम है, बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें ज़रूरत है धैर्य बना के रखने की, धैर्य बना के रख कर प्रैक्टिस करने की। जो CBT का पेपर है उसका बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार आप उसको बनाइए, अभी से बनाइए। इसलिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई मॉडल सेट आप बनाते हैं, तो मॉडल सेट इसी तरह का एग्ज़ाम में एक अन्य नया मॉडल सेट आता है। यदि आप रोज़ मॉडल सेट बनाएंगे और यदि आपका मार्क्स इसमें काफ़ी आ रहा है, तो एग्ज़ाम में भी एक नया मॉडल सेट आएगा। और यदि हम घर में ही प्रैक्टिस करते हैं और इसमें हमारा ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में भी आप अच्छे मार्क्स से आप ले आएंगे और पास हो जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखिए, बहुत ही कम समय बनता है। अब देखिए ये बन जाने के बाद हम सबमिट का बटन यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन है सबमिट का, हम सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आता है कि आपने सिर्फ 78 का ही आंसर दिया है, यहाँ पे दिखा रहा है 78 का ही आंसर दिया है, 3 पे विजिट नहीं किए हैं, ठीक है। मार्क 4 है, नॉट विजिटेड है। तो यदि इस तरह का हमारे पास 78 ही आ रहा है तो फिर हम रिटर्न हो जाएंगे और हमको बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 80 दिखा रहे हैं। तो आप और बना सकते हैं नेक्स्ट, यानी 80 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं टोटल। देखिए हम आंसर्स में आगे बढ़ते हैं। जो नॉट विजिटेड है देख लिया क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, हम इसे 2 और बना देंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने, चाणक्य ने, ब्रह्मा कुमारी ने, गौतम ने। आई थिंक विश्वामित्र ने की है। 7 नेक्स्ट। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किस वेद को। 89 किस वेद को भारतीय, आई थिंक ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, आई थिंक सामवेद को। देखिए हमने बनाया, सबमिट करते हैं। ये देखिए जब हम सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट में यहाँ पे 80 क्वेश्चन यहाँ पे हम जब बनाएंगे, हो सकता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो कभी कभी करंट चली जाती है या नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी ऐसा होता है कि नेट का प्रॉब्लम हो गया, तो हम फाइनलाइज जब एग्ज़ाम करेंगे तो यहाँ पे हम ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि हमने 80 बनाया है। यदि 80 नहीं होगा तो हम 80 पूरा करेंगे। अब यहाँ भी बोल रहा है कि आपने 80 बनाया है, ठीक है। आपने 4 का आंसर नहीं किया है, 4 मार्क के लिए रखा है, ठीक है। 1 को मार्क और रिव्यू के लिए रखा था, दूसरा 12 को नॉट विजिट किए, तो यहाँ पे 80 होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम फिनिश एग्ज़ाम करते हैं। अब देखिए हम लोग आंसर को मिलाते हैं और आप भी अपने अपने आंसर को मिलाइए कि आपका कितना आंसर सही है, ठीक है। पहला जो था वह भाषा कौन सी है जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में विचार संपर्क स्थापित किया जा सकता था, तो ये देखिए ऑप्शन 3 राष्ट्रभाषा, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं राजभाषा के दृष्टिकोण से भारत कितने भागों में विभाजित है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 भागों में विभाजित है। अगला देखिए राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 1963 में। अगला देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 22 भाषाएं हैं। केरल राज्य राजभाषा की दृष्टि से किस क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ग क्षेत्र में। राजभाषा संबंधी कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय आयोजित करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गृह मंत्रालय। गुजरात भाषाई दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ख क्षेत्र में आता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, तो पहला क क्षेत्र में आता है। अगला देखिए हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा और लिपि का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2
343, 343। अगला देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 धारा 2 क CRPC। CRIS का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। क्रीस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गीत के गाने में यदि कोई रुकावट डालता है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से। RPF अधिनियम की किस धारा में बल सदस्य के द्वारा किए गए कार्य की बचाव के बारे में उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 धारा 20। अगला देखिए, लेवल क्रॉसिंग में बाधा डालना रेलवे एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 4 धारा 176 में। अगला देखिए, प्राथमिक उपचार विधि में ABC में C का क्या अर्थ है? तो C डट में सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखिए, राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 धारा 124A, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नियम 153 के तहत एक अनुशासनात्मक कार्रवाई में बचाव सहायक को किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्त के रूप में जाना जाता है, फ्रेंड के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन विभाग का मुखिया कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 PCOM होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास के लिए दंड को परिणीत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 धारा 506, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, RPUP एक्ट के किस धारा में अपराधों का संज्ञेय न होना वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 2 धारा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक का उपयोग मुख्य रूप से निम्न में से किस वर्ग की आग बुझाने में किया जाता है? तो E टाइप, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन, डायरेक्टिव निर्देश जारी करने का अधिकार निम्न में से किन्हें है? तो महानिदेशक महोदय को है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष रेल कर्मचारी को कितने दिनों का पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 15 दिन का। अगला देखिए, नामांकित बल सदस्य का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आरक्षित से लेके निरीक्षक तक, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, IED का कौन सा घटक एक पावर सोर्स का कार्य करता है? तो बैटरी है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, रेलवे अधिनियम की किस धारा में रेलगाड़ी की छत, सीढ़ियों तथा इंजन के ऊपर यात्रा करने को अपराध माना गया? यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी की छत पे, सीढ़ियों पे, इंजन पे यात्रा करता है तो ऑप्शन नंबर 3 धारा 156 सही है। अगला देखिए, क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्राउड नामक पुस्तक के लेखक लेबन है, याद रखिएगा। बल के सदस्य के सामान्य कार्य और जिम्मेदारियां RPF नियम 1987 में परिभाषित की गई है। बल के सदस्य के सामान्य कार्य और जिम्मेदारियां RPF नियम 41 में 41, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखिए, पॉस्को अधिनियम के किस भाग में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया? यौन उत्पीड़न पॉस्को अधिनियम के किस भाग में? यानी भाग मतलब धारा 11 में 4। अगला देखिए, यदि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में किसी यात्री का ट्रॉली बैग चोरी हो जाता है, जाहिर सी बात है तो यात्री GRP में रिपोर्ट करेगा, पहला नंबर ऑप्शन सही है। RPUP एक्ट की किस धारा के अंतर्गत की गई जांच न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी? यदि RPUP एक्ट में आप कोई जांच करते हैं तो वो जांच न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है, धारा 9 का 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष घटना रिपोर्ट किस RPF नियम में बताया गया? विशेष घटना रिपोर्ट स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट नियम 230, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अपराध शास्त्र एक अध्ययन है, अपराध शास्त्र अध्ययन है अपराध एवं आपराधिक व्यवहार का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है? कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है? तो ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष से कम। किस वर्ष में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था? आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश को व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वच्छता यानी चेहरा और हाथ धोना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की किस धारा के तहत अपराध है? सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के किस धारा के तहत अपराध है? तो धारा 5 ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीयूपी एक्ट में बल अधिकारी से क्या तात्पर्य? आरपीयूपी एक्ट में बल अधिकारी तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 3 सहायक उपनिरीक्षक और उससे ऊपर। ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 2000 में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, खतरनाक व विस्फोटक माल लोड वैगनों में किस प्रकार की सील लगाई जाती है? खतरनाक व विस्फोटक माल लोड वैगनों में किस प्रकार की सील लगाई जाती है? तो तार सील लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करना अपराध है? रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करना अपराध है? धारा 143, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, आरटीटी का मतलब क्या? आरटीटी मतलब रनिंग ट्रेन थेफ्ट, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, रेल अधिनियम में क्षतिपूर्ति या हर्जाने का झूठा आवेदन करने पर कितने दंड का प्रावधान है? क्षतिपूर्ति या हर्जाने का झूठा आवेदन करने पर दंड का प्रावधान 3 मास का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखिए, एक फायर बकेट में कितने लीटर पानी आता है? एक फायर बकेट में 9 लीटर पानी आता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया? प्राथमिक साक्ष्य को धारा 62 में, इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 62 में परिभाषित किया गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के तहत की गई है? रिट जो जारी करते हैं, रिट जारी करने का जो ऑप्शन नंबर 3 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बल का समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन किस में नीत होगा? तो डीजी साहब में होंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सदोष अवरोध को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया है? सदोष अवरोध धारा 339, ऑप्शन नंबर 1। अगला, मुजरिम को थाने से कोर्ट तक सुरक्षित ले जाना आरपीएफ की कौन सी ड्यूटी कही जाती है? तो स्कॉटिंग कही जाती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक रेलवे टिकट पर अधिकतम कितने यात्री यात्रा कर सकता है? एक रेलवे टिकट पर अधिकतम 6 यात्री, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए, आरपीएफ नियम किस पे लागू होते हैं? सिर्फ आरपीएफ पे, आरपीएस पे, दोनों पे? आई थिंक दोनों पे लागू होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड को वर्णित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड को वर्णित किया गया है? तो 193 आईपीसी, फर्स्ट नंबर। अगला देखिए, बल सदस्य को रेल कर्मचारी माना जाएगा आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 10 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े दंड देने की प्रक्रिया आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में वर्णित है? बड़े दंड देने की प्रक्रिया रूल 153 में, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है? तो ये आर्टिकल 39 का डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर परिभाषित किया गया? लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, आईपीसी 21 धारा 21, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में बल के गठन के बारे में बताया गया? बल के गठन के बारे में धारा 3 में बताया गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। अगला क्वेश्चन, रेल सेवा आचरण नियम यानी सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम में यह बताया गया है कि कोई भी रेल कर्मचारी ना तो दहेज देगा, ना लेगा, ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा? तो धारा जो नियम है वो 18, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, फॉग, कोहरा के समय गाड़ी पास करने के लिए यानी जो ट्रेन को पास करने के लिए सिग्नल से पहले कितने मीटर पहले 2 पटाखे लगाए जाएंगे? तो वो 275 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, आईपीसी की किस धारा के तहत गहरी चोट को परिभाषित, ग्रीवियस हर्ट, गहरी चोट को परिभाषित की गई है? तो आईपीसी 320, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिकायतों को दूर किए जाने के बारे में, व्यक्तिगत शिकायतों को जो पब्लिक कंप्लेंट, पर्सनल कंप्लेंट, व्यक्तिगत शिकायत, जो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिकायत को दूर किए जाने के बारे में आरपीएफ नियम में वर्णित है रूल 109, फर्स्ट नंबर। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, रेलवे सुरक्षा बल संशोधित अधिनियम 2003 कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2004, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19 का 1। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन था, निर्देश नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके पश्चात 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को पूर्णतः सत्य मानते हुए इसके आधार पर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना है, चाहे कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल ना खाते हों। कथन था
कुछ कुर्सियां मेज है। दूसरा कथन था कुछ मेज सोफा है। निष्कर्ष था कुछ मेज कुर्सियां हैं, कोई मेज सोफा नहीं है, सभी सोफा मेज है, सभी मेज कुर्सियां। ये सेलोजिज्म का सवाल है। तो ये मैं भी आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर तीसरा नंबर केवल 1 सही है। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो पानी में एक समान दिखाई देते हैं? ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड है, इसमें 9 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो अनुच्छेद 23 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष घटना घटित होने पर महानिदेशक महोदय को कितने घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होती है? 24 घंटे, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, किसी घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है, यानी राइट एंगल पे होती है? तो 48 बार, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाएगी? ये कैलेंडर का सवाल था, रीजनिंग से रिलेटेड है। ये कैलेंडर बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें देखिए शुक्रवार होगा। अगला देखिए, हेमा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। हेमा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। अरविंद से हेमा के पिता का क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन संबंधित सवाल है, रीजनिंग संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर दादा है, ऑप्शन 1। ये भी मैं बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए 4 किलोमीटर जाते हैं, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए 4 किलोमीटर जाते हैं तो आपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तक यात्रा की है? तो इसका आंसर 5 किलोमीटर है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन बताया था बनाने के लिए, शायद आपने ये सही बनाया होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है, उस शब्द को चुनिए जो विजातीय है। विजातीय मतलब ऑड है, जो 3 सेम है, एक ऑड है। तो इसका आंसर 3 नंबर है, मंगलवार। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा अपने आपको वीडियो में, चैप्टर रीजनिंग का जो है। ये देखिए 9, 16, 25, तो इसका आंसर 36 है, 3 नंबर। अगला देखिए, यदि हैप्पी को 66, सौरव को 108, तो लाभ को क्या कहा जाएगा? 49। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये भी अपने अपकमिंग वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 10वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा है? तो ये वी होगा, आपने इसे सही बनाया होगा। अगला देखिए, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? जो कीबोर्ड, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, वो इनपुट है, वो इनपुट डिवाइस है। पहला नंबर ऑप्शन सही है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो ह्यूमन ब्लड है उसका जो पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 ये होता है। अगला देखिए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी तो दुबई में है। अगला देखिए, कानूनी मामलों में भारत सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो कानूनी मामलों में भारत सरकार का मुख्य सलाहकार महान्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, संविधान का भाग 4 संबंधित है, तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं, मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखिए, विश्व में कितने महासागर हैं? तो विश्व में 5 महासागर हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए, गरबा लोक नृत्य संबंधित है, गरबा लोक नृत्य संबंधित है तो गुजरात से, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, गायत्री मंत्र की रचना की तो विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक? तो साम वेद, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में चलाया था, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, संचार की प्रक्रिया डैश डैश से शुरू होती है, संचार की प्रक्रिया जो होती है प्रेषक से शुरू होती है, पहला नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिए, रेल अधिनियम की किस धारा में रेल सेवक के कार्यों में बाधा डालने को अपराध माना गया है? रेल अधिनियम की किस धारा में रेल सेवक के कार्यों में बाधा डालने का अपराध माना गया? तो धारा 146, 2 नंबर सही है। अगला देखिए, कौन से निर्देश में एसआईबी विंग के बारे में बताया गया? इस स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच एसआईबी विंग के बारे में, ऑप्शन नंबर 152 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति को वर्णित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति को वर्णित किया गया, धारा 30 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? अरे देखिए, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में जानवर को परिभाषित किया गया, धारा 2 का 1 में। अगला देखिए,
बल की तैनाती पर प्रतिबंध के बारे में आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में वर्णित है? बल की तैनाती पर प्रतिबंध के बारे में आरपीएफ रूल 1987 की किस रूल में वर्णित है? तो रूल 42। अगला देखिए, रेलवे अधिनियम की किस धारा में कपटतापूर्वक बिना टिकट, रेलवे अधिनियम की धारा में कपटतापूर्वक बिना टिकट आदि के बिना यात्रा करने को अपराध बताया गया? तो धारा 137। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में मानव अधिकार न्यायालय का प्रावधान है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में मानव अधिकार न्यायालय का प्रावधान है? तो धारा 30। ये देखिए, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। हमने आज आपको सीबीटी का प्रैक्टिस कराया और आपने मेरे साथ किया और आपने अपना आंसर मिला भी लिया होगा और आशा है कि आप 60% से ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे। जो सीबीटी है वो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। जो पूर्व के एग्ज़ाम होते थे उसमें हमें आंसर को रंगने का सिर्फ ऑप्शन मिलता था, हम यदि गलती हो जाने पे उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ हम अपने यदि सीबीटी के दौरान यदि हम अपने कुछ गलत आंसर कर दिए हैं तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा, आप बार बार अध्ययन करेंगे, आप बार बार सीबीटी का एग्ज़ाम देंगे, आप घर पे ही प्रैक्टिस करिए। अभी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है, तो इसीलिए आप जितना अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको रिवाइज करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी मटेरियल मिलता है आपको, चाहे बुक से हो, चाहे नेट से हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। आप पढ़िए भी, डिटेल भी पढ़िए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अधिक से अधिक अभ्यास करिए, वो आपके दिमाग में बैठेगा, वो एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा बन जाएगा। और दूसरा कि जो रेलवे बोर्ड से बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, कुछ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ठीक है, डे टू डे वर्क में जो इम्पॉर्टेंट घटना घट रहा है वो सब के बारे में आप देखते रहिए। और इस तरह से फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सीबीटी का प्रैक्टिस कराएंगे। और इंग्लिश में भी हम सोच रहे हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है और वो अंग्रेज़ी में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। उनके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश से भी लाऊंगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।